अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इस्लामिक स्कॉलर्स ने आमतौर पर दोनों मनी चेन या पिरामिड स्कीम्स और नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम को मना करार दिया है, प्रोहिबिटेड, हराम। इसके कई फतवे अवेलेबल है। पिछले दिनों में एमएलएम के खिलाफ जब दसों वीडियो बनी है, इस्लामिक उलमा ने एमएलएम के खिलाफ जो कई साल पहले से हराम बताया था, आज वही बातें मंजर आम पर अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। मेरी खुद की भी आप 7 साल पुरानी वीडियो देख सकते हैं इस टॉपिक पर। लेकिन आज भी लोग एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी भी हो सकती है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या यह बात सही है या गलत है, यानी कि क्या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी हो सकती है या यह कंसेप्ट में ही बुनियादी प्रॉब्लम है। जब यह दरवाजा खुला रखा जाता है कि कोई एमएलएम कंपनी सही भी हो सकती है, तो क्या आपको पता है इंडिया के अंदर ही 4105 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है। सिर्फ एक साल के अंदर 400 से ज्यादा कंपनी शुरू हुई है। सबके सब कंपनी इसी दरवाजे से आएंगे, कहेंगे हमारी कंपनी थोड़ी बुरी कंपनी है, हमारी कंपनी तो अच्छी कंपनी है। तो आइए इस बात को समझते हैं। शुरुआत हम करेंगे कंसेप्ट से। चाहे मनी चेन हो, पिरामिड मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। मनी चेन या पिरामिड मार्केटिंग में क्या होता है? सिर्फ एक पैसे की चेन होती है। हर आदमी को स्कीम में ज्वाइन करने के लिए एक अमाउंट लाना है और दूसरे लोगों को ज्वाइन कराना है। हर शख्स जिसे वो जोड़ता है उसे अपने पैसे वापस मिलते आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में या एमएलएम में पैसों के साथ साथ प्रोडक्ट भी होता है और स्कीम में जुड़ने के लिए एक ओपनिंग किट लेनी होगी या प्रोडक्ट खरीदना होगा। साथ में कहते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम में हकीकत में वो मनी चेन ही है, जैसे कि हम आज देखेंगे। जब पिरामिड स्कीम्स या मनी चेन्स दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में बैन हो गई, तो उन्होंने नाम का एक प्रोडक्ट भी साथ में जोड़ दिया ताकि अपनी असलियत को छुपा सके। लेकिन उन्हें प्रोडक्ट बेचने में रियली इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता हूं। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग में फ्लैट होता है और वो फ्लैट बेचने के लिए जो एजेंट कस्टमर लाता है, तो क्या कोई बिल्डर कह सकता है कि नहीं, तुम्हें पहले खुद एक फ्लैट खरीदना होगा तो ही बेच सकते हो? क्या ऐसा कहा जाता है? नहीं, क्योंकि उन्हें कस्टमर में इंटरेस्ट है। क्या कोई अच्छे कस्टमर को ऐसा बोल करके छोड़ देगा? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज या एमएलएम कंपनीज ऐसा ही करते हैं और आजकल बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज भी ऐसा कहती हैं। वो कहते हैं अगर आपको हमारा प्रोडक्ट बेचना है तो पहले खुद खरीदना होगा या ओपनिंग पैक लेना होगा, तो ही जाकर तुम बेच सकते हो। हमारी मिसाल में जैसे वो बिल्डर कहे कि पहले खुद के लिए एक फ्लैट खरीदना होगा तो ही बेच सकते हो। क्या ऐसा जेन्युइन बिजनेस चाहने वाले या जिन्हें बेचने में इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट है, क्या वो ऐसा करते हैं? पता है चला उन्हें प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि मेंबर्स बनाने में इंटरेस्ट होता है। उनसे ओरिजिनल इनिशियल वो अमाउंट लेने में इंटरेस्ट होता है। जब प्रोडक्ट सेल असल मकसद है ही नहीं, तो इस्लाम के अंदर कवायदुल फिक़हिया में, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर 5 जो यूनिवर्सल कायदे हैं, उसमें से कायदा है अल उमूरु बि मकासिदिहा, मामलात का फैसला उनके असल मकसद पर ही होता है। जब असल मकसद सो कॉल्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो फैसला भी इसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख करके किया जाएगा। एक नॉर्मल बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर्स एक बार बनाए जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर जिंदगी भर बनाती है, मतलब उनका बिजनेस ही होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। एक नॉर्मल कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूटर्स में 3, 2, हो सकता है 4 या 5 लेवल्स होंगे। एमएलएम कंपनीज में हंड्रेड्स ऑफ लेवल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जिनमें से तकरीबन फेल होते हैं, जैसा कि हम आज देखेंगे। एक नॉर्मल कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए देखती है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए उनके अंदर सलाहियत क्या है, एबिलिटी क्या है। एक एमएलएम कंपनी सिर्फ ये देखती है कि जिसके पास स्टार्टअप पैक लेने के पैसे है वो डिस्ट्रीब्यूटर है। क्वालिफिकेशंस में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। शायद यहां तक आपके लिए बात वाज़ेह हो गई होगी कि एमएलएम कंपनीज को मेनली मेंबर्स बनाने में इंटरेस्ट होता है। यहां तक ही बहुत बड़ी बात हो सकता है क्लियर हो गई हो। लेकिन आइए हम आगे बढ़ते हैं। बुनियादी प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है? जो सबसे बुनियादी प्रॉब्लम, चाहे पिरामिड स्कीम्स हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, बुनियादी प्रॉब्लम क्या है? जिसे मैं कहता हूं सैचुरेशन। मतलब क्या? आइए इस मिसाल के जरिए समझिए। सोचो कि एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर हर लेवल पे 6 लोगों को जोड़ना है। 6 लोगों को जोड़े, उसके नीचे के लेवल पे 36 लोग। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आपको पता है 13वें लेवल पर पहुंचेंगे, 13th लेवल, तो कितने लोग चाहिए? 13th लेवल पर
1306 करोड़ लोग चाहिए, 1306 करोड़। लेकिन दुनिया में उतने लोग तो है ही नहीं। दुनिया की आबादी है टोटल 800 करोड़। मतलब 12 लेवल के बाद इस स्कीम को कोलैप्स होना ही होना है, क्योंकि दुनिया में उतने लोग है ही नहीं। जाहिर सी बात है, दुनिया के अंदर लोगों का सप्लाई लिमिटेड है। और जब यह स्कीम कोलैप्स होती है तो आप देख सकते हैं कि स्कीम के अंदर जो नीचे के 87.5% लोग हैं उनका लॉस होगा, और ऊपर के 12.5% जो लोग हैं उन्हें पैसा मिलेगा, और जो पैसा उन्हें मिलेगा वो नीचे वालों का पैसा मिलेगा। प्रोडक्ट सेल में ऐसा नहीं होता। एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप पानी की बोतल बेच रहे हो सकता है उसका बार बार रिक्वायरमेंट आए, मार्केट सैचुरेट भी हो गई, दूसरा प्रोडक्ट बेचो। लेकिन जब मेंबर बनाने का प्रोडक्ट हो आपका, तो मेंबर्स तो दुनिया में कम ही है ना। दुनिया की 800 करोड़ की आबादी है। और क्या आपको पता है, आमतौर पर जो सारी एमएलएम स्कीम्स है ना, ये अपने ही इलाके, अपने ही स्टेट, कभी कभी कंट्री लेवल तक पहुंच जाते हैं, और बहुत ही थोड़ी स्कीम्स है जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचती है। और वो जो इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचती है वो भी कोलैप्स होगी, जैसा कि हमने देखा कि उनको 1306 करोड़ लोग चाहिए 13वें लेवल पर। लेकिन दुनिया की 800 करोड़ आबादी में से 250 करोड़ बच्चे हैं 18 साल से कम, वो तो आपके मेंबर नहीं बन सकते हैं। 82 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इतने गरीब है, खाने के पैसे नहीं है, स्टार्टर पैक के पैसे कहां से देंगे। एक आम इंसान की बात करते हैं तो एक आम इंसान कितने लोगों को जानता है? आप इस रिपोर्ट में देखिए, एवरेज एक आम इंसान 20 लोगों को जानता है करीब से, और 150 लोगों को उनसे कम। अब वो जो लोग हैं जो उसके सर्कल के टच होने वाले, तो उनको कन्विंस करना है उसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ो। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को ऐसे मार्केटिंग टाइप के काम में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। उनको इस तरह से लोगों से बात करना, बेचना, उनका नेचर ही इस टाइप का नहीं होता। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की कोई प्रोपेगेंडा वीडियो एमएलएम के खिलाफ देख चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके टच में कोई ऐसा शख्स है जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो चुका है, और बैड रेपुटेशन जो है ना बहुत तेजी से फैलता है। और बाकी जो लोग बचे, तो इंडिया की बात करें तो 4105 कंपनियां वो लोगों के पीछे है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तकरीबन लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डाउनलाइन मिलता ही नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक रिसर्च पेपर को रेकमेंड किया है जो जॉन एम टेलर ने कंपाइल किया है। जॉन एम टेलर ने 350 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का जायजा लिया, रिसर्चेस की, और उसके बाद इस रिसर्च को जमा किया। इसमें उन्होंने साबित किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 99.6% लोग फेल होते हैं। 99.6 यानी 100 में से 99.6% लोग फेल होते हैं, और इससे ज्यादा लोग तो उल्टा जुए में कामयाब होते हैं। यह सैचुरेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आप दूसरे प्रॉब्लम्स भी इसके अलावा देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एमएलएम कंपनीज के मेंबर्स जब अपनी कंपनी में लोगों को जुड़ने कहते हैं, तो उस वक्त पर यह नहीं बताते कि कितने सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, बल्कि वो उन्हें कामयाब लोगों की मिसालें बताते हैं, उनके पेचेक्स दिखाते हैं, उनकी कमाई दिखाते हैं, और लोगों को भारते हैं। इन मिसालों को देखकर, इन विनर्स की इनकम को बता करके उन्हें जैसे कि लुभाते हैं कि आओ इसमें आकर के अपने पैसे लगाओ। सिर्फ आमदनी नहीं, ऐसे चंद कामयाब लोगों की लाइफस्टाइल पर खास फोकस करते हैं कि उनकी गाड़ी, उनके वेकेशंस, उनके घर। आप सोचो, अगर यह बिजनेस सही होता तो इस तरह से लोगों को ख्वाब दिखा करके बेचने की जरूरत नहीं होती। पाया जाता है कि कई लोग अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अननेसेसरी प्रोडक्ट्स भी खरीदते हुए मिलते हैं और मार्केट में कम भाव के अंदर बेच देते हैं, ताकि उनका बड़ा इनकम चेक दिखाई दे, जिससे देख करके हो सकता है बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ें, जबकि हकीकत में जितना कमाएं उससे ज्यादा गंवा रहे होते हैं। कुछ लोग बैंक लोन से ली हुई गाड़ी बता करके, या रिश्तेदारों की गाड़ी बता करके, या अपने अच्छे कपड़े सिला करके लोगों को इंप्रेस करके अपनी लाइफस्टाइल के जरिए लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर एमएलएम कंपनीज जेन्युइन होती और उनका बिजनेस सही होता, तो उनको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं थी लोगों को इंप्रेस करके अपने साथ जोड़ने के लिए। कई एमएलएम स्कीम्स अपने सारे चार्जेस एक साथ नहीं बताती। लीड्स के चार्जेस अलग, एनुअल चार्जेस अलग, मिनिमम कंपलसरी प्रोडक्ट परचेज अलग, सेमिनार्स का अलग कॉस्ट अलग, और कई सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं। जितना सोचकर आदमी उस स्कीम के अंदर जुड़ता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि काफी ज्यादा पैसे चले आते हैं। और इन सेमिनार्स के अंदर हाई वोल्टेज मोटिवेशन के जरिए ऐसे बताया जाता है जैसे कि जो इस बिजनेस को नहीं समझा वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जो लोग इस स्कीम के अंदर जुड़ते हैं, उनमें से अक्सर का, तकरीबन का लॉस होता है, और जो लोगों को प्रॉफिट होता है
वो उनकी बातें सुन करके जो लोग आए हैं, अपनी मेहनत के पैसे लगाए हैं, तो उनके पैसे जाते हैं और इन्हें उन पैसों में से कुछ हिस्सा मिलता है जो उनकी कमाई होती है। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। जो लोग एमएलएम स्कीम्स में जुड़ते हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स को बार बार एमएलएम स्कीम्स में जुड़ने कहते हैं। उनके रिलेशंस लोगों के साथ खराब हो जाते हैं, लोग उनके कॉल उठाना बंद कर देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि लोगों को इन सेमिनार्स के जरिए, मोटिवेशन के जरिए ऐसे एहसास दिलाया जाता है कि जैसे बहुत बड़ी कमाई होने वाली है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने काम पर फोकस करना छोड़ देते हैं, एमएलएम पर फोकस करते हैं। कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई के वक्त पर पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अपने जिंदगी के अंदर एक मेहनत का वक्त होता है जिसके अंदर अपनी करियर बिल्ड कर सकता है, उस वक्त पर वो लोग एमएलएम में लगे रहते हैं। और वो करियर बिल्ड करने का वक्त होता है, पढ़ाई का वक्त होता है, अपनी जिंदगी को किक स्टार्ट करने का टाइम होता है। ऐसे टाइम पर वो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं एमएलएम के पीछे, और जिसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। एहसास ये दिलाया जाता है कि कोई अगर परफॉर्म नहीं कर पाया तो फॉल्ट तो उसके अंदर है, स्कीम के अंदर नहीं है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? स्टैटिस्टिक्स ये बताती है और फैक्ट्स ये बताते हैं कि दुनिया के अंदर एक लिमिटेड आबादी या एक लिमिटेड एरिया के अंदर एक लिमिटेड आबादी होने की वजह से इसके अंदर मेंबर बनाने वाले बिजनेस में कहीं ना कहीं जाकर पिरामिड के अंदर सैचुरेशन आना ही है। और लास्ट लेवल वालों का लॉस होगा, ऊपर वालों का हो सकता है प्रॉफिट हो, और टॉप लेवल वालों का कुछ प्रॉफिट होगा। एमएलएम कंपनीज को इतने सारे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉफिट देना है, तो जाहिर सी बात है इस पूरी स्कीम के लिए उन्हें अच्छा खासा मार्जिन चाहिए। तो इसी वजह से जाहिर सी बात है एमएलएम कंपनीज के प्रोडक्ट्स का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से एमएलएम कंपनीज के प्रोडक्ट्स फ्री मार्केट में आसानी से नहीं बिक सकते। उन्हें बेचने के लिए एमएलएम मेंबर्स को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है, और वो लोग भी बहुत ज्यादा बेच नहीं पाते हैं। इसी वजह से वो भी ज्यादा फोकस मेंबर बनाने पर करते हैं, क्योंकि मेंबर बनने पर एक फिक्स क्वांटिटी प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। कई बार सेम प्रोडक्ट अपलाइन या डाउनलाइन के मार्जिन में फर्क होने की वजह से, या कभी कभार ज्यादा पे करने वाले, मेंबरशिप फीस ज्यादा देने वाले और कम मेंबरशिप फीस पे करने वाले के मार्जिन में फर्क होता है। और सेम मार्केट, सेम कस्टमर के सामने दोनों पहुंचते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। अब आइए ये देखते हैं कि एमएलएम कंपनीज इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। पहला जवाब यह मिलता है कि अगर ये स्कैम है तो इतने साल से कैसे चल रहा है। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज तो डोरमेंट है, डेड है, आप खुद चेक कर सकते हो। और जो गिनी चुनी स्कीम्स है जो कई सालों से चल रही है, तो उनके कई सालों से चलने से यह साबित नहीं होता कि वो सही है। मिसाल के तौर पर अमेरिका का सबसे बड़ा स्कैम, मैडॉफ स्कैम, आप देख सकते हैं 38 साल तक चला। सही था क्या? नहीं, एक फ्रॉड था। कितनी सारी गैंग्स है जो पुराने जमाने से चल रही है। मिसाल के तौर पर जापान की यकूजा गैंग 1612 से चल रही है। ट्रायड नाम की चाइनीज गैंग 1760 से चल रही है। तो ज्यादा सालों से चलने से क्या सही साबित हो जाती है? दूसरी बात ये कहते हैं कि इतना बड़ा टर्नओवर होता है कुछ कंपनीज का, सबका नहीं। तो इतना बड़े टर्नओवर वाली कंपनी फ्रॉड कैसे हो सकती है? टर्नओवर तो फ्रॉड स्कीम्स का भी होता है, आप देख सकते हो। गैंग्स का भी तो टर्नओवर होता है। सवाल यह है कि उनका बिजनेस मॉडल सही है या नहीं। तीसरा बहाना यह दिया जाता है कि हम मेंबरशिप फीस नहीं लेते, हम तो प्रोडक्ट्स देते हैं। ओके, आप प्रोडक्ट्स देते हो तो प्रोडक्ट्स बेचो। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्यों कंपलसरी करते हो कि उन्हें ज्वाइन ही होना पड़ेगा, स्टार्टर पैक लेना ही होगा, मिनिमम प्रोडक्ट परचेस करना ही होगा? ये क्यों? उनको आजाद छोड़ो। डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे आपके पास, लेंगे प्रोडक्ट, बेचेंगे, कस्टमर लाएंगे, बिकेगा। नॉर्मल जैसे बाकी सब बिजनेस होता है वैसे ही बिजनेस भी होगा, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग कहते हैं कि हम स्टॉक तो इसलिए देते हैं क्योंकि बेचने के लिए स्टॉक चाहिए। जी हां, बहुत सारी कंपनीज तो क्लियरली इसे कंडीशन बना करके देती हैं कि लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक बेचने के लिए है तो ना बिकने पर वापस भी तो ले सकते हो। प्राइस लेने की जगह डिपॉजिट ले लो, और बिके ना तो डिपॉजिट रिफंड कर देना। एक जेन्युइन बिजनेस के अंदर इसी तरह से बात होती है। आखिर में मैं कंक्लूड करता हूं कि इस पूरी वीडियो में मैंने इस पूरे बिजनेस मॉडल के ऊपर ही सवाल उठाया है। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास बहुत सारे जायज तरीके हैं, लेकिन ये जो बिजनेस मॉडल है इसके अंदर लास्ट वालों के पैसे डूबते ही डूबते हैं, एक सैचुरेशन आता ही आता है। तो क्यों अपने प्रोडक्ट को इस तरह से ऐसे बिजनेस मॉडल के जरिए आप सपोर्ट करना चाहते हो? दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बाहर निकलो, कोशिश करो। आखिर में मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़कर खत्म करूंगा। उन्होंने फरमाया कि हलाल क्लियर है और हराम भी वाजे है, और दरमियान में शक वाली चीजें हैं। जो शक वाली चीजों से बच गया वो हराम से भी बच जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स वाजे हुए होंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।